वालेकुम। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? दानियाल आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, हम लोगों ने डिप्रेशन और एंजाइटी के जो डिसऑर्डर्स थे वो डिस्कस कर रहे थे। हम एंजाइटी में हमने पैनिक, फोबिक एंड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर डिस्कस किया था, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डिस्कस किया था। आज हमारे हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये दोनों जो है स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, इनमें फ़र्क जो है वो सिर्फ मोस्टली जो फ़र्क है ना वो एक तो ट्रॉमा जो हो रहा है उसको, या जो उसके साथ बैड इवेंट हुआ है पेशेंट के साथ, उसकी सिवियरिटी पे, और दूसरा सिम्टम्स की जो पीरियड है उसके ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। अगर सिम्टम्स जो है वो 1 महीने तक रहें तो हम उसको कहते हैं कि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है। एक्यूट सिम्टम, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, कोई भी उसको स्ट्रेसर मिला है। स्ट्रेसर क्या हो सकता है? डेथ ऑफ द लव्ड वन हो सकता है, उसके साथ कोई ट्रॉमा हो गया है, उसको कोई मेडिकल इलनेस थी, उसका उसको रिपोर्ट आई है। उसके अलावा जो है कोई उसके साथ जो है वो वायलेंट एक्टिविटी हो गई है, रेप हो गया है, हरासमेंट हुई है, मार पड़ गई है उसको, कहीं से लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया। इस तरह के जो भी ये स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। तो इनके बाद क्या होगा? इनके बाद अगर 1 महीने तक सिम्टम्स आएंगे, 2 दिन से ज़्यादा होने चाहिए। 2 दिन जो है वो नॉर्मल है। कोई भी अगर इस तरह का इवेंट होता है तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल रिएक्शन है बंदे का कि उसको अ, मतलब लो मूड रहेगा उसका। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि लो मूड और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, वही एक नॉर्मल रिएक्शन है बंदे का, ग्रीफ रिएक्शन है, और एक जो है वो उससे आगे बढ़ रही है बात। तो 2 दिन से ज़्यादा होगा, 1 महीने से कम होगा तो हम उसको कहेंगे एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। अगर वो 1 महीने से भी ज़्यादा रहता है तो हम कहेंगे कि ये प्रोलॉन्ग्ड या डिलेड रिस्पॉन्स हो गया है ग्रीफ का या स्ट्रेस का, तो उसको हम कह देंगे ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ठीक है, तो वो बात जो है वो लंबी हो जाएगी। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में क्या होता है? इसमें सारा कुछ वही होगा जो एक नॉर्मल पर्सन के साथ होता है, बस उसके पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। क्या होता है, किसी की भी डेथ होती है अगर आपके लव्ड वन की, तो उसके बाद क्या होता है आपको? सबसे पहले तो जब आप न्यूज़ सुनते हो तो शॉक में चले जाते हो। शॉक में चले जाने का क्या मतलब है कि आपके जो है कुछ पता नहीं लग रहा था आपके साथ जो है वो क्या हो रहा है। अपनी इन्वायरमेंट के साथ जो है वो डिसोसिएशन कॉज हो जाती है। ठीक है, उसको इन्होंने क्या लिखा है? विड्रॉल या विड्रॉल हो सकता है। विड्रॉल का मतलब यही है। और एजिटेशन, या बहुत ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देंगे वो। ठीक है, ये वाले आपके नॉर्मल हो सकते हैं। और उसके बाद या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको। ये वेरियस स्टेजेस होती हैं, वो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन समरी यही है कि पहले इस तरह के सिम्टम्स को आएंगे, फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इस तरह का हुआ है, और फिर उसके साथ जो है वो तकदीर के ऊपर जो है वो राज़ी हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। नॉर्मल पर्सन में भी यही होगा। अगर वो जल्दी हो जाता तो ठीक है, वरना एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन आ जाएगा। अगर ये नहीं होता तो अदरवाइज क्या होगा? अम, उसको जो है फ्लैशबैक्स आएंगे। फ्लैशबैक्स का मतलब होता है दिन में ख्वाब देखना, इसको कहते हैं हम फ्लैशबैक्स। मूवीज़ में आपने देखा होगा कि किसी के भी जो इस तरह का किसी के साथ मसला होता है तो उसको फ्लैशबैक्स आते हैं, पुरानी मेमोरीज जो हैं वो उसकी आती हैं। तो वो फ्लैशबैक्स हो सकते हैं, नाइटमेयर्स हो सकते हैं। रात को सोएगा वो तो उसकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगी, उसको जो है वो उसके बारे में ख्वाब आएंगे। उसके अलावा ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी हो सकती है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल सीवीएस है, जीआईटी है, रेस्पिरेटरी है थोड़ा। और ये वाले जो वो हैं ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनकी ओवर एक्टिविटी होगी। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पाल्पिटेशंस हो सकती हैं, अम, उसको ब्रेथलेसनेस हो सकती है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है, और स्वेटिंग हो सकती है, रेस्पिरेशन होगी। तो ये वाले जो सिम्टम्स हैं, रात को उठ के बैठ जाना और इस तरह के, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हैं। स्ट्रेसर्स आपको, या ये जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आएगा। एक उसको स्ट्रेसर दिया हुआ होगा, और फिर एक आपको टाइम पीरियड दिया होगा कि इतने अरसे बाद पेशेंट आया, और फिर उसके ये वाले सिम्टम्स दिए हुए होंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। स्ट्रेसर का मतलब है जो भी उसके साथ वाक़या पेश आया है,
आजकल तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन कुछ 5-6 साल पहले जो टेररिस्ट अटैक होते थे, उसके बाद जो हैं, जो वहाँ पर नहीं भी होते थे, लेकिन न्यूज़ सुन के भी कुछ लोगों को जो है वो पीटीएसडी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हों, ठीक है? तो ये है। अच्छा, दूसरा, वो उसको उसकी किसी भी बात को या कोई ऐसी कोई भी उसके रिलेटेड कोई बात होगी, तो वो उसको अवॉइड करेगा, अवॉइडेंस करेगा कि ये वाली बात जो है ना करे कोई भी। और इमोशनल ब्लेंडिंग कहते हैं इसको, ठीक है? कोई भी ऐसी सिचुएशन या बात जो उसकी मेमोरीज को वापस ला रही हो, वो उसको अवॉइड करेगा, इमोशनल ब्लेंडिंग होगी। उसके अलावा एनजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। एनजाइटी और डिप्रेशन होगा, लेकिन दोनों के इतना नहीं होगा कि आप कोई डायग्नोसिस बना सको कि एनजाइटी का डिसऑर्डर है, डिप्रेशन का। अल्टरनेटिव सिम्टम्स होंगे। अच्छा, तो ये आपका एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया। मैनेजमेंट इसमें क्या होगी? ये तो एक्यूट अगर जल्दी आ जाता है पेशेंट, तो आप उसको क्या करोगे? 1 महीने बाद आ गया फॉर एग्जांपल, तो आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। सपोर्ट कैसे होती है? एडवाइस करोगे, सपोर्ट करोगे, साइकोथेरेपी करोगे। अगर लेटर ऑन आया, काफ़ी अर्सा हो गया, तो फिर आपने उसको एंटी डिप्रेसेंट्स देनी है। आपको पता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स की जो हाई डोज होती है वो एनजाइटी में भी काम करती है। तो यही इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है। जो एनजाइटी और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है, वही पीटीएसडी का ट्रीटमेंट है। एडवाइस करना है आपने, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, साइकोथेरेपीज करनी है, और एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन देनी है। अब एंटी साइकोटिक इसमें नहीं देनी है आपने, क्योंकि इसमें कोई भी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स वाला जहाँ पे आपके वर्ड आए ना कि हेलुसिनेशंस हो रही हैं, डिल्यूजन्स हो रही हैं, वहाँ पे एंटी साइकोटिक की तरफ आपने जाना है। ये जो हैं, ये यहाँ पे जो उसको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, वो उसके साथ हुआ है, वो वही वाली मेमोरीज जो हैं, वो फ्लैशबैक और नाइटमेयर्स रिपीट हो रही हैं। ये हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स नहीं हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ एंटी साइकोटिक नहीं देनी। अच्छा, साइकोथेरेपीज में आपने कौन सी कर सकते हो? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कर सकते हो, ठीक है? EMDR लिखी हुई है इसमें, आपने याद करनी, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की। इसको, ये सारी साइकोथेरेपीज की जो है वो टाइप्स हैं आगे, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। और एंटी डिप्रेशन बता दिए हैं, ठीक है? ये थे आपके स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटिक का क्या मतलब होता है? सोमैटिक मींस बॉडी रिलेटेड। सोमैटिक सिम्टम्स हमने जो पढ़े थे, वो बॉडी के अंदर सिम्टम्स होते हैं। सोमैटिक डिजीज़ होती है कि जो बॉडी के अंदर डिजीज़ हो, आपको नज़र आ रही हो। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का मतलब है कि बॉडी के अंदर डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन ऐसे सिम्टम्स ऐसे आएंगे कि ऐसे लगेगा कि बॉडी के अंदर डिजीज़ है, ठीक है? मतलब इन द एब्सेंस ऑफ कोई सोमैटिक या ऑर्गेनिक कॉज, आपको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दैट विल बी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। उसको डायग्नोस करने के लिए फिर क्या ज़रूरी है कि कोई भी पेशेंट कोई भी सिम्टम लेकर आता है, तो उस सिम्टम के साथ जितनी भी डिजीज़ हैं, सबसे पहले आपने उन सबको रूल आउट करना है, तब आप सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का डायग्नोसिस लगा सकते हो उसके ऊपर। अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि क्या पता उसको कोई और डिजीज़ हो, आप अभी तक उसका आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, ठीक है? तो इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो आपने मैनेजमेंट में याद रखने हैं। उसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास आता है, तो सबसे पहला क्या होता है? हिस्ट्री होती है, ठीक है? हिस्ट्री आपने उसकी इसी तरह लेनी। अगर आपको लग भी रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, तब भी आपने हिस्ट्री उसी तरह लेनी है जिस तरह आप एक ऑर्गेनिक डिजीज़ की हिस्ट्री लेते हो, ठीक है? मतलब ये नहीं इसको शो करवाना कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ड्रामे कर रहे हो, ये है वो है। जिस तरह डॉक्टर, देखा होगा आपने ओपीडी अगर आप गए हो तो। उसके अलावा सेकंड क्या होता है? एग्जामिनेशन होता है। और साइकेट्रिक एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो उसने मैंने आपको बता दी, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो फिर अगर आप हिस्ट्री पे आपको लगता है कि ये वो है, तो फिर आप वो वाला एग्जामिनेशन करोगे और रूल आउट करोगे कि साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है, ठीक है? स्किज़ोफ्रेनिया में सोमैटिक सिम्टम्स थे, एंजाइटी में सोमैटिक सिम्टम्स थे,
डिप्रेशन में भी, तो वो रूल आउट करोगे कि सेकेंडरी टू सम साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं आ रही है। ठीक है, सोमेटोफॉर्म में होना चाहिए कि पीछे कोई भी साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, उसको कोई भी ऑर्गेनिक इलनेस नहीं है, फिर भी सिम्टम्स लेकर आ गया वो पेशेंट। तो दो चीज़ें हो गई, हिस्ट्री कर लिया आपने एग्जामिनेशन के लिए, थर्ड पे आप करवाते हो इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में आपका मेन गोल है कि आपने रूल आउट करनी है वो वाली डिजीज जिसके वो सिम्टम्स लेकर आया। तो इसमें नॉट टू मच नॉट टू लिटल, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करवानी इन्वेस्टिगेशन, बहुत कम नहीं करवानी। बहुत कम कराओगे तो हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक डिजीज़ को मिस कर दो किसी, और अगर बहुत ज़्यादा करवाओगे तो आप एक तो यहाँ पे तो आप उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस दे रहे हो उसको, और दूसरा जो इन्वेजिव टेस्टिंग है या रेडिएशन है वो उसके अपने हैजर्ड्स हैं, वो भी आपने मतलब पता होगा आपको। ठीक है, तो मतलब नॉट टू मच नॉट टू लिटिल इन्वेस्टिगेशन होगी। हिस्ट्री जो है वो आपने सिंपैथेटिक तरीके से लेनी है, जैसे जो है वो एक पेशेंट से ऑर्गेनिक डिजीज़ वाले पेशेंट से लेनी चाहिए। साइकेट्रिक इलनेस को आपने रूल आउट कर देना है। ठीक है, फिर आपने इसमें करना क्या, इसमें अब आप कोई भी उसका ड्रग ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप इसमें एंटी साइकोटिक एंड सॉरी एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हो। एंटी डिप्रेसेंट दोगे, कौन कौन सी एंटी डिप्रेसेंट पढ़ी हमने, SSRIs, TCAs, MAOI, ये वाले जो थे एंटी डिप्रेसेंट्स थे, ये आप उसको दे सकते हो और बातें करनी है। ठीक है, साइकोथेरेपी देनी है। साइकोथेरेपी में जो है वो इसमें आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी दे सकते हो और इंटरपर्सनल थेरेपी दे सकते हो, ये आप दोगे उसको। इंटरपर्सनल थेरेपी क्यों दे रहे हो, इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटर होता है बिटवीन, और पर्सन बंदे, बंदों के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं, यानी वो वाला जिसको आप साइकोथेरेपी दे रहे हो और उसके आसपास जो उसके अराउंड जो बंदे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके कलीग्स हैं, इनके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। क्योंकि अक्सर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है यंग फीमेल्स में, यंग फीमेल होती है लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की, तो उनको ये वाले सिम्टम्स आते हैं। तो क्या होता है, असल में मसला ये होता है कि पीछे उनका मसला कोई इंटरपर्सनल जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं घर वालों के साथ और किसी के साथ, तो उसकी सोमाटाइजेशन हो जाती है। सोमाटाइजेशन होने का मतलब है कि मसला कुछ और है, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, कोई और मसला है, और सिम्टम्स जो हैं आपके वो ऑर्गेनिक डिजीज़ वाले आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आपको डायरिया हो गया, आपको फीवर हो गया, आपको पेन होना शुरू हो गया, इस तरह के सिम्टम्स हैं। कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी सिम्टम से किसी भी सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि इसके एपिडेमियोलॉजी क्या है, यंग फीमेल है, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, कोई उसके पीछे हिस्ट्री है मसलों की। तो इंटरपर्सनल थेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देनी है आपने। हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन आपको बता दिया है, आप ड्रग्स में क्या दे सकते हो, एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हो। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन एंड शेयर्ड केयर है, ये नाम आपको पता होने चाहिए। रिहैबिलिटेशन जिस तरह स्किज़ो वालों की थी, इनकी भी रिहैबिलिटेशन करनी है। ज़ाहिर है जिसको दर्द हो रहा है क्रोनिक पेन के साथ अगर आ गया कोई और उसकी कोई कॉज नहीं है पेन की, तो बैक ऑफ मतलब जहाँ पे भी वो काम कर रहा है वहाँ पे वो नहीं जाएगा कि मुझे दर्द है मेरे से नहीं होता। तो वो रिहैबिलिटेशन आपने करनी है, सोशल रिहैबिलिटेशन करनी है। शेयर्ड केयर का मतलब है कि अब ज़ाहिरी बात है ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा उसको साइकेट्रिक इवेल्युएशन की या बार बार विजिट्स की ज़रूरत हो। तो उसका जो जनरल फिजिशियन होगा, जो सिंपल MBBS डॉक्टर होगा, वो उसको देखेगा जब भी उसको सिम्टम्स आएंगे, और महीने में एक दफ़ा या किसी भी टाइम पीरियड में एक दफ़ा आप कर लोगे कि एक विजिट जो है बस साइकेट्रिस्ट का होगा। बाकी उसका जो जनरल फिजिशियन है वही उसको ट्रीट करेगा। और समटाइम्स जो सिम्टम्स, अगर पेन का सिम्टम है तो पेन किलर दे दोगे अगर आप उसको, या फीवर हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स दे दोगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल। हो सकता है कि वो भी आपको देनी पड़े, मतलब जो उसकी सोमैटिक सिम्टम कंप्लेंट्स थी उनकी भी दे सकते हो। बाकी इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे जो है ना डिफरेंट नेम्स दिए हुए हमने, वो आपको नेम से ही पता लग जाएगा। सोमेटोफॉर्म ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, अभी मैंने जितने भी ऑटोनॉमिक के अंडर बताई थी चीज़ें वो सारी हो सकती हैं। ओके, मतलब JIT, CVS, रेस्पिरेटरी एंड यही हैं।
तो ये आपके अगर इनके सिम्टम्स है सोमेटोफॉर्म और ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, क्रोनिक पेन किसी के साथ आ गया तो सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर, फटीग के साथ आ गया, एक तो लेजी होते हैं लोग वो वाली, ये नहीं है कि बस करना ही नहीं है कुछ, हाँ। ये फटीग उनको लग रहा होगा कि हमें वाकई में फटीग है, वो नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ काम करते होंगे वो बस हो जाती है उनकी, थोड़ा सा उन्होंने मेंटल कोई मतलब कोई पढ़ाई लिखाई की, उसने कुछ याद करने की कोशिश की, उसके बाद पूरा कंसंट्रेशन हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद नहीं कर सकते वो, तो ये होगा। उसके अलावा हाइपोकॉन्ड्रियकल, हमने जो है वो डिलीजन में पढ़ लिया था, उसको जो है वो ये डिलीजन हो जाएगी कि मुझे कोई बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, कैंसर है, ये है वो है, तो ये जो है वो उसमें आ जाएगा। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बॉडी डिसमॉर्फिज्म क्या होता है, बॉडी डिस मतलब ख़राब हो गया और मॉर्फ जो है वो शेप, डिसमॉर्फिज्म उसको लगेगा कि मेरी बॉडी जो है वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो डाइटिंग होगी उसकी, उसको कॉस्मेटिक्स, एक्सेसिव कॉस्मेटिक सर्जरीज की तरफ जो है वो जाएगा या जाएगी, तो ये वाला हो जाएगा। और सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर एक लाइक सब चीज़ों को मिला दो ना इनको, कि मल्टीपल सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। इसकी डिटेल जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये भी है कि उन्होंने इसके डायग्नोसिस के लिए अलग अलग कर दिए कि दो इस सिस्टम की कंप्लेंट्स हों, दो इस सिस्टम की, एक जो है वो न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट हो, एक जो है वो सेक्शुअल जो जेनिटल सिस्टम है उसकी कंप्लेंट हो, तो ये सारे मिला के जब डायग्नोसिस होगा तो उसको हम सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर कहेंगे। है वो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की एक टाइप है। मैनेजमेंट इसकी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मैं हेडिंग्स वही हैं, रीएश्योरेंस एट द टाइम ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, रीएश्योर करोगे कि एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन आप उसको कैसे करोगे, आप उसको ये नहीं कहोगे कि आपको कुछ नहीं है, आप ऐसे ही लग रहा है आपको कि आपको है, तो ये किसी एक्सप्लेनेशन को ही नहीं मानेगा, डॉक्टर चेंज कर लेगा वो। तो उसको बताना है कि दीज आर फंक्शनल सिम्टम्स। फंक्शनल सिम्टम्स का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि ये किस वजह से हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये आपकी किसी और डिसऑर्डर है, रिवर्सेबल डिसऑर्डर है, जो सिम्टम्स करवाता है और फिर ठीक हो जाता है, तो उसकी वजह से ये हो रहे हैं। उसकी एक बड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है बुक में, यूजलेस, बस इसकी आपने रीअश्योरेंस एक्सप्लेनेशन देनी है कि फंक्शनल सिस्टम है, एडवाइस करना है आपने उसको। एडवाइस में फिजियोथेरेपी, सॉरी साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट, सीबीटी, आईबीटी, ये आईपीटी, ये सारे आ जाएंगे। ड्रग ट्रीटमेंट बता चुके हैं कि एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हो आप इनको, रिहेबिलिटेशन करनी है, शेयर्ड केयर एंड, यहीं तक। अच्छा, तो ये हमारे जो है वो हो चुके हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? हम्म, हाँ जी, इसमें दो जो है वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज लिखे हुए हैं, ये सीएनएस के सिलेबस में है, और उसका क्वेश्चन भी आई थिंक उसी में आएगा, और हैं भी ये उसी तरह की डिजीज हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव हैं ये वैसे, तो सीएनएस में आती हैं। बाकी अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज़ हमने करना नहीं है, बाकी सारा चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद हम पास्ट पेपर्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या कुछ मिस तो नहीं हुआ हम लोगों को। 8:35 तक पे हम स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर्स।
ओके, अगर ये बंद हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करें आप लोग, अगर माइक ओपन कर सकते हो तो इधर ही आंसर कर देना, अदरवाइज आप चैट में जो है वो आंसर कर देना। Delusions can be best defined as perceptual misrepresentation of sensory image, perceptual representation of a sound, fixed false belief which is keeping out of one's social, cultural, and education background, pathological self-preoccupation, and dissociative, पता नहीं क्या, whatever। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बता दो बस। सी। सी। सी क्या बनता है? सी, ओके। किसी ने चैट में आंसर किया है? किसी को भी समझ ना आ रहा हो ना तो वो अभी के अभी पूछ ले। फैक्टिशियस एंड साइकोटिक्स। अच्छा, ये जो पोस्टमार्टम वाले हैं ना, पोस्टमार्टम साइकोसिस एंड पोस्टमार्टम ब्लूज वगैरह, ये जो है वो गायनी के हैं, और फैक्टिशियस मैं देख लूँगा। ओके, सी। अच्छा, नेक्स्ट। A 22-year-old A 22-year-old woman put out of blue gave history of fearful apprehension associated with shortness of breath and pounding of heart। ठीक है, shortness of breath है और palpitations हैं। She feared that she was going to die and would go crazy। Rest of her history and physical examination of normal, she is likely to suffer with। Yes, young woman है, no previous history, और fearful apprehension associated with shortness of breath and pounding of heart। पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक, सॉरी। ऑप्शंस क्या हैं जी? एक्यूट साइकोटिक एपिसोड, साइकोसिस के जो सिम्टम्स थे ना वो स्किज़ो वाले थे, हाइलुसिनेशंस एंड वो वाले। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है, ये डिल्यूजन हो जाती है कि हम मुझे लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, वो वाला है। पैनिक अटैक्स तो एंजाइटी में आपको पता ही है, हमने 3 पढ़े थे, उनमें से एक है ये। जीआईडी में उसकी आउट ऑफ ब्लू नहीं होगा, उसकी प्रीवियस भी इस तरह की हिस्ट्री होगी, उसको हमेशा से यही रहता होगा। और कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की एक टाइप है, वो भी नहीं है ये। दैट इज सी। अ पेशेंट ऑफ oops a patient of obsessional state is most likely to present। जी, ऑब्सेशन वाला कैसे आएगा? मिडिल एज में होगा, repetitive thoughts that he cannot resist, history of traumatic events, suicidal and persistent। हाँ जी, वही ओसीडी वाला रिपीटेटिव थॉट्स। ठीक है। ऑब्सेशंस क्या होती हैं? थॉट्स होते हैं, और कंपल्शंस होती हैं द एक्टिविटी जनरेटेड इन उसके ऑब्सेशंस की वजह से। 52-year-old man comes to physician with the chief complaints of feeling sad for 2 months। He has lost 15 pound weight in the last 6 weeks, loss of energy, thoughts of committing suicide, died। अच्छा, मुझे ना जब मैं डिप्रेशन पढ़ा रहा था तो एक चीज़ मुझे याद नहीं रही थी, वो हमने डिस्कस करना भूल गए थे कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सुसाइडल थॉट्स जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, एनहेडोनिया होता है वगैरह वगैरह, बट सुसाइडल थॉट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में। तो ये तो वैसे मैंने बता ही दिया, फिर भी क्या है?